मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समायोजन प्रविष्टियाँ वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके पहले भी समायोजन प्रविष्टियों पर मैंने एक व्याख्यान दिया है। आपसे अनुरोध है कि इसके पहले उसे अवश्य देखें। समायोजन प्रविष्टियाँ में हम आज ह्रास की बात करेंगे, अशोधन एवं संदिग्ध ऋण, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रास के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। ह्रास, डेप्रिसिएशन। ह्रास क्या है? हम जानते हैं कि जो व्यापार में हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं, उनके निरंतर प्रयोग में आने के कारण उनके मूल्यों में जो कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। कुछ संपत्तियां हमारी ऐसी हो सकती हैं, भूमि या भूमि आदि, तो उस पर हम ह्रास भले ही न लगाएं, लेकिन सामान्यतः हम जब विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का व्यापार में प्रयोग करते हैं, निरंतर उपयोग में आने के कारण उनके मूल्यों में जो कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। ह्रास व्यापार की एक हानि है और इस कारण से हम इसका प्रोविजन करते हैं, प्रावधान करते हैं, इसका हम समायोजन करते हैं। तो हम देखें ह्रास में हम किस प्रकार से समायोजन करेंगे। तो जब हमारा, जैसे मान लो हमारा भवन है, बिल्डिंग है, भवन, बिल्डिंग, फर्स्ट अप्रैल को इसका मूल्य है 2 लाख रुपए और 31 मार्च अंत में वर्ष के जब इसका मूल्य कम होकर के 1,90,000 रह जा रहा है, कमी आने के बाद। एक साल हमने भवन का उपयोग किया, जो 2 लाख का था वह हमारा कितने का हो गया, बचा 1,90,000 का। मतलब एक साल में जो भवन में कमी आई वो कितने की आई हमारी, 10,000 रुपये की, 10,000। यही कमी, इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, ह्रास कहते हैं। यदि हम प्रतिशत में लें तो 2 लाख का 10 कितने प्रतिशत होगा, 5% हमारे भवन में कमी आती। इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि भवन का मूल्य 10,000 से कम हो जाएगा और लाभ, हमारा जो व्यापार का लाभ है वह भी 10,000 से कम हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, समायोजन की प्रविष्टियां करते हैं। जो समायोजन है, समायोजन की हम प्रविष्टियां करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की? सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स यहाँ पर हमारा, जैसे बिल्डिंग मान लें, हम नाम लिखेंगे एसेट्स का, बिल्डिंग, ये हमारा क्रेडिट होगा। मान लो 10,000 से, अभी हम जब उदाहरण लिए थे, 10,000 से ह्रास का था डेबिट, तो 10,000 से हमारा बिल्डिंग का काटा क्रेडिट होगा। दूसरा, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमारा व्यापार का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट होगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा खाता, और राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित हो जाएगी और हमारा लाभ कम हो जाए। 2 हमारी इसकी समायोजन प्रविष्टियां होंगी। प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव, भवन का मूल्य कम होना, पहला प्रभाव पड़ा है, और व्यापार का लाभ, व्यापार का लाभ कम होना। अब इस पर हमको कुछ बातें ध्यान रखना है। जैसे यदि हमारा ह्रास की दर के साथ भवन पर 5%
प्रतिवर्ष ह्रास लगाया जाए। दूसरा, भवन पर 5% ह्रास लगाया जाए। अब दोनों में थोड़ा अंतर है, इसमें प्रतिशत शब्द लिखा है, इसमें प्रतिशत शब्द नहीं लिखा है। यदि हम ऐसा लिखा है तो हम क्या करेंगे कि हम उस पर प्रतिवर्ष मतलब 12 महीने का ह्रास लगाएंगे, और यदि संपत्ति बीच में खरीदी गई है तो जितने महीने, जितनी अवधि तक वो उपयोग व्यापार में उपयोग में आ रही है, उतने अवधि का, उतने महीने का हम ह्रास लगाएंगे। लेकिन यदि प्रतिवर्ष शब्द नहीं लिखा है तो हम संपत्ति के जो हमारा प्राप्ति मूल्य है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक प्राइस कहते हैं, उस पर हम क्या करेंगे, 5% ह्रास लगाएंगे। इसमें प्रतिवर्ष शब्द नहीं लिखा है, पूरे साल भर का ह्रास लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद, ह्रास के बाद हम दूसरी संपत्ति, दूसरा संयोजन प्रविष्टियां लेते हैं, जो है हमारा अशोध एवं संदिग्ध ऋण। अशोध एवं संदिग्ध ऋण, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। संयोजन करने के पहले हम इसे समझ लें कि ये है क्या। अशोध ऋण और संदिग्ध ऋण, व्यापार में व्यापारी विभिन्न ग्राहकों को उधार विक्रय करता है। उधार विक्रय व्यापार का एक अंग है। अब किसी व्यापारी ने मान लो 20 लोगों को, 20 ग्राहकों को उधार विक्रय किया। अब जिनको उधार बेचा गया है, इनसे उधारी की वसूली होती है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से समय पर पूरी उधारी वसूली चुका देते हैं, उधारी की राशि चुका देते हैं। लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे हो सकते हैं जो जिनसे उधारी की राशि हमारी वसूल ना हो रही हो। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लो एक व्यापारी ने, हमारे जो देनदार हैं, इन देनदारों में 2 लोग शामिल हैं। एक तो जो राशि चुका दे रहे हैं, और दूसरा हमारा जो राशि, जिनसे राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो अब मान लो एक व्यापारी ने उधार दिया हुआ है राकेश को, एक देनदार का नाम हम ले लेते हैं राकेश को। राकेश को मान लो 5,000 रुपये का उधार दिया हुआ है व्यापारी ने। अब 18 लोगों ने चुका दिया, राकेश की राशि प्राप्त नहीं हुई है। और एक और है वाला हमारा सुमा को 12,000 रुपये को उधार बेचा है। इन दोनों से व्यापारी को राशि प्राप्त नहीं हो रही, बाकी 18 लोगों ने अपनी देनदारी चुका दी। अब राकेश व्यापार में आना बंद कर दिया, उससे व्यापारी का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। 2-4 बार व्यापारी से मिला, व्यापारी ने उससे तगादा किया और वो उधारी की राशि नहीं चुका रहा है। धीरे धीरे व्यापारी को महसूस हो गया कि अब राकेश से 5,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब यह राशि हमारी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, अशोध ऋण कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं, अप्राप्त ऋण कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। मतलब यह राशि निश्चित हो गई कि अब हमें राशि नहीं मिलना है। दूसरा है एक सोना, इसको 12,000 का बेचा गया है। जब व्यापारी इससे बात करता है तो ये अपनी परेशानियां बतलाता है। ये कहता है कि मैं कुछ समय बाद जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा, लेकिन चुकाता ये भी नहीं है। तो इसको हमारा क्या है, डाउट है कि राशि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेट्स बोलेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, हमारा प्रभाव क्या है, प्रभाव ये हो रहा है कि इससे हम क्या करेंगे, इसको हमको देनदार की जो राशि है, उधार की डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स की राशि है, इसे हमें व्यापार में लंबे समय तक बनाए नहीं रखना, व्यापारी बनाए रखना नहीं चाहता है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम राइट ऑफ करते हैं, हम इसका अपलिखित करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, समायोजन की
प्रविष्टियां करते हैं, तो हम इसके लिए समायोजन की कौन सी प्रविष्टियां करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैड डेट्स को अकेले ले लेते हैं। चलिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स क्या है? हमारी व्यापार की हानि है। और यहां पर हम डेटर्स अकाउंट, देनदार के खाते को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हमको नाम लिखना है, जैसे हमने अभी बताया राकेश, तो हमें राकेश का नाम लिखना है। जी, हम पहली प्रविष्टि समायोजन प्रविष्टि करेंगे। दूसरा, अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमको इसको क्या करना है? बैड डेट्स को हमको फिर अब हमें क्या करेंगे? हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। हम इसको रिटर्न ऑफ लिखित कर देंगे और लाभ हानि खाते को हम डेबिट कर देंगे, हम इसे हानि मान लेंगे। तो ये हमारा इसी प्रकार बैड डेट्स की जगह हम डाउटफुल कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ भी लिखा जाता है समांतर, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। समांतर हम यही लिखना चाहिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब इसमें एक नया प्रोविजन है जिसके बारे में हम, इसका प्रभाव क्या हो रहा है? इसका प्रभाव हो रहा है कि जो सबसे पहला प्रभाव, हमारे देनदार चालू संपत्तियां कम हो जाएंगी। डेटर्स हमारा क्या है? चालू संपत्तियां। पहला प्रभाव, चालू संपत्तियां कम हो जाएंगी। दूसरा, व्यापार का लाभ कम होगा। व्यापार का लाभ कम होगा इस राशि से। ये दो प्रभाव पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि समांतर उधार व्यापार में उधारी चलती रहती है, उधार विक्रय व्यापार का एक अंग है। तो एक नया हमारा आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्यों ना हम भविष्य में होने वाली डूबत की हानि, अशोध ऋण की हानि, अप्राप्त राशि के लिए पहले से तैयार हो जाए। तो जो हम मान लो हमारा 2019-20 करंट ईयर है, तो हम इसी में अगले वर्ष के लिए 2020-21 के लिए पहले से हम क्या करें? अपने पास एक व्यवस्था कर लें, प्रोविजन कर लें, प्रावधान कर लें, एक निश्चित प्रतिशत का हम प्रावधान कर लें। हम मानते हैं कि पूरा हमारे जो देनदार हैं, टोटल डेटर्स मान लो हमारे 20,000 के, और हम यह अंदाज लगाते हैं कि हमारी जो बैड डेट्स की राशि है वो हमारी 10% तक हो सकती है अधिकतम। तो हम 10%, 20,000 का 10% मतलब 2,000 रुपये का प्रावधान पहले से कर लें। अब प्रावधान कैसे करेंगे? तो हम इसे लाभ हानि खाते को डेबिट करेंगे, या मान करके इतनी राशि भविष्य में डूब सकती है। तो हम उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। तो हम इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर, एंट्री जो करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जो हम इसको लिखेंगे, तो लाभ हानि खाता इतने से क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। अब हमने 19-20 में जो प्रोविजन किया है 20,000, अब अगले वर्ष यदि हमारा बैड डेट्स होता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं? इस जो हमारी बैड डेट्स की राशि है उसको हम इससे क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस कर सकते हैं। अब मान लो हमारा, फिर हम क्या करेंगे?
इस बैड डेट से इस बैड डेट्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे, कैसे हमने पहले से तैयारी कर लिया है। तो बैड डेट से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। जब भी हमारा आगे बैड डेट्स होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। जो हमारे पहले से राशि थी उसमें से हम इस बैड डेट्स की राशि को माइनस कर देंगे, एप्लीकेट कर देंगे। अर्थात इस एंट्री की जगह कौन सी एंट्री होगी, यदि हमने प्रोविजन किया है तो ये वाली एंट्री होगी, यदि प्रोविजन नहीं किया है तो ये वाली एंट्री होगी, प्रोविजन करने पर ये वाली एंट्री होगी। ये हमारा क्या है, असोड एवं संदिग्ध प्रोविजन, इसका एक अलग से चैप्टर है, हम डिटेल्स में उसमें पढ़ेंगे। अब हम एक और बात करते हैं, देनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान। देनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जब हम उधार माल बेचते हैं, व्यापारी बेचता है, तो देनदारों से वसूली करने के लिए ज़्यादा राशि हमारी समय पर वसूल हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, छूट का प्रावधान किया जाता है व्यापार में, डिस्काउंट देने का, कि हम आपको 2% डिस्काउंट देते हैं, 3% डिस्काउंट देते हैं यदि आप हमको कैश पेमेंट कर देते हैं इस समय तक। तो हमारा कटौती व्यापार की एक हानि है, जो देनदारों को छूट दी जाती है वो हमारी क्या है, एक हानि है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस हानि से बचने के लिए पहले से, जैसे हमने अभी पढ़ा देनदारों पर प्रावधान करते हैं, ऐसे हम कटौती के लिए, देनदारों पर कटौती के लिए पहले से प्रावधान कर लेते हैं लाभ हानि खाते हुए। तो हम यहाँ पर फिर से यही करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू डिस्काउंट फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, गिविंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो हमने प्रावधान कर दिया, मान लो हमने प्रावधान किया 2018-19 में, कितने का प्रावधान किया, मान लो हमने 5000 का प्रावधान किया, जी हमने कब कर लिया था, 2019। अब जब हमारा 19-20 आ रहा है, 2019 2020, और इसमें मान लो हमारा, हमने जो डिस्काउंट दिया, मान लो हमारा 20,000 रुपये देनदारों ने चुकाया, देनदारों ने चुकाया और 2% कटौती छूट दी गई। तो हम यहाँ पर देखें 2% कितना होगा हमारा, इसका 400 रुपये, 20,000 का 2%, 400 रुपये हम कटौती दे रहे हैं। जो व्यापार का एक लॉस है, जब हमारी डिस्काउंट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, व्यापार की हानि है, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देनदार खाता नाम लिखना है यहाँ, देनदार का मोहन, सोहन, राम। जी हमारी बेसिक एंट्री होगी डिस्काउंट की देने की। लेकिन अब व्यापार का डिस्काउंट हमारा लॉस है, यदि हम प्रोविजन किए हैं तो प्रोविजन से हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर लेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को दूसरी एंट्री हम करेंगे, प्रोविजन फॉर
discount on debtors account debit to discount account 400 rupees। प्रोविजन हमने कितने का किया था? 5000 का। और अभी हमारे पास कितनी राशि को हमने इसमें से लिया है? सिर्फ 400 रुपये को लिया है। अभी भी हमारे पास 4600 रुपये जो है हमारे पास अभी और हमारे पास प्रोविजन के सरप्लस में है। अब यदि मान लो हम प्रोविजन नहीं करते हैं तो जो पूरा डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा? लॉस कहलाएगा। और इसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरी एंट्री हम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ये कब करना है? यदि हम प्रोविजन नहीं करते हैं। तो हम प्रोविजन हमारे एक पहले से हमारी व्यवस्था है जो भविष्य में होने वाली हानियों की, संभावित हानियों के लिए हम पहले से एक निश्चित राशि को लाभ हानि खाते से रख लेते हैं ताकि हम भविष्य में होने वाली हानियों से बचा जा सके और व्यापार में जो हमारा लाभ है उसके उच्चा वजन से लाभ बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, इससे हम बच सकें। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रोविजन करते हैं। जी अभी हमने 4 समायोजनाओं के बारे में अभी जाना है, आगे हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।